दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। हम आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे चैनल डिसेंट इन हिंदी स्टोरीज़ में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि अरुंधति रॉय जी एक महान लेखिका हैं, इन्होंने लिखी थी और इसको 1997 में बुकर प्राइज़ मिला था। इसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसका हम हिंदी में सार लेकर आए हैं। यह कहानी दिल्ली में 1992-93 में लिखी गई थी और इसका आधार केरल में है। इसकी मुख्य विषय जातिवाद एवं समाज की पुरुष प्रधानता है। जो इसका मुख्य थीम है वो यह है। अब इस उपन्यास की कहानी केरल के एमेनम नाम के कस्बे में आधारित है और सन 1969 के आसपास घटित होती है। इस कहानी में अमू नाम की एक युवती अपने माता पिता से बहुत परेशान रहती है। उनकी अचार बनाने की फैक्ट्री थी जिससे काफ़ी इनकम होती थी और वे काफ़ी अमीर थे, धनवान थे। लेकिन अम्मू के पिता हमेशा उसे डांटते थे और मारते पीटते भी थे और माँ भी हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी। इन सब से वह तंग आ चुकी थी और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। अम्मू उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। एक बार गर्मी की छुट्टियां हुई। अम्मू ने अपने माँ बाप से विनती की, रिक्वेस्ट की कि उसे छुट्टियां बिताने कलकत्ता वाली मौसी के पास भेज दें। उसके माता पिता इस बात के लिए मान गए। अम्मू खुश होकर कलकत्ता चली गई। वहाँ उसे चाय बागान में काम करने वाले एक मैनेजर से प्यार हो गया। अम्मू कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी से शादी कर ली। जो मैनेजर था उससे अम्मू ने शादी कर ली। अब लेकिन जल्दी ही उसे इस बात का बोध हुआ और उसे वो अपने पति जो कि मैनेजर थे उसके व्यवहार का पता चला कि वह तो बहुत बड़ा शराबी था। वह शराब पीकर गालियां देता था और अम्मू के साथ मारपीट तक करता था। समय बीतने के बाद अम्मू ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लड़की का नाम रहेल रखा गया और लड़के का नाम एस था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। वे हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन उनके शराबी पति की हरकतें बंद नहीं हुई। अम्मू के शराबी पति की हरकतें बंद नहीं हुई। एक दिन तंग आकर अम्मू ने उसे छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी माँ के घर वापस केरल आ गई। अब तक अम्मू के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका भाई चाको भी इंग्लैंड से वापस आ चुका था। चाको भी बहुत पहले अपने बाप से तंग आकर जॉब करने के लिए इंग्लैंड चला गया था। वहाँ उसने मार्गरेट नाम की एक अंग्रेजी लड़की से शादी कर ली और इससे उन दोनों की बेटी सोफ़ी का जन्म हुआ। लेकिन बाद में मार्गरेट ने चाको से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली। अकेला हो जाने की वजह से चाको अपने घर केरल लौट आया। अम्मू और चाको की माँ के घर में उन दोनों की बुआ भी रहती थी। वैसे तो उसका नाम नावोमी था, लेकिन प्यार से सब उस बुआ को बेबी कोचामा कहते थे। जब वह जवान थी तो उसे फादर मुलिंगन नाम के युवा पादरी से प्यार हो गया। फादर मुलिंगन कुछ समय के लिए अयमनम केरल आया हुआ था। उससे नज़दीकी बढ़ाने के लिए बेबी कोचामा ने रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया और कॉन्वेंट में रहने लगी। इससे उसके माँ बाप बहुत नाराज़ हो गए। कॉन्वेंट में कुछ महीने बिताने के बाद बेबी कोचामा ने देखा कि फादर मुलिंगन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे उसका दिल टूट जाता है। आखिरकार उसका पिता
आखिरकार उसका पिता उसे कॉन्वेंट से घर ले आता है और अमेरिका भेज देता है। वहाँ से वह बागवानी का कोर्स करके आती है। अपने अधूरे रह गए प्यार की वजह से वह सारी उम्र शादी नहीं करती और एक बहुत ही कड़वे स्वभाव की औरत बन जाती है। वह हमेशा दूसरों का बुरा करना चाहती है और चीज़ों को तरह तरह से मैनिपुलेट करती रहती है। इसी बीच मार्गरेट के दूसरे पति की मृत्यु हो जाती है। चाको उसे और अपनी बेटी सोफी को उसके साथ क्रिसमस मनाने के लिए केरल बुलाता है। चाको उन्हें लेने एयरपोर्ट जाता है। उसके साथ रहेल, एस्था और बेबी को चामा भी जाते हैं। फ़्लाइट अगले दिन आनी थी, इसलिए सब लोग एक होटल में रुकते हैं, विश्राम करते हैं होटल में। अगले दिन चाको उन सबको मूवी दिखाने थिएटर ले जाता है। इससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का जुलूस निकल रहा था। उन लोगों ने चाको की कार को घेर लिया और सबको पार्टी के लाल झंडे थमा दिए। फिर कुछ लोगों ने बेबी को चामा को ज़बरदस्ती नारे लगाने के लिए धमकाया। बेबी को चामा ने नारे लगाए तो, लेकिन उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तभी उन्होंने देखा कि जुलूस में वेलूथा भी शामिल था। वेलूथा उनकी अचार की फैक्ट्री में काम करता था और वह जाति से दलित था। उसे देखकर बेबी को चामा गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि वेलूथा ने बाकी लोगों को उसका अपमान करने के लिए उकसाया होगा। बेबी को चामा ने ठान लिया था कि एक दिन वह वेलूथा से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगी। इसके बाद सब लोग थिएटर पहुंचे और एक मूवी देखी। अगले दिन सब लोग मार्गरेट और सोफी को लेकर घर आ गए। कुछ समय के पश्चात वेलूथा घर में फर्नीचर का काम करने के लिए आया। एस्था और राहेल को वह बहुत पसंद था और एस्था और राहेल की इस वेलूथा से गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच अम्मू को भी वेलूथा से प्यार हो गया। वे दोनों रात को चुप चुप के मिलने लगे। एक दिन बेबी को चामा ने उन दोनों को साथ देख लिया। इससे सारे परिवार में हड़कंप मच गया। बेबी को चामा ने वेलूथा को धक्के मार कर घर से निकाल दिया और उसे गालियां दी। सबने अम्मू को उसके कमरे में बंद कर दिया। जब एस्था और रहेल अम्मू के कमरे में आए तो वह रो रही थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश तो की, वह गुस्से से उन्हें कोसने लगी। उसने कहा कि उन दोनों की वजह से उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। यह सुनकर दोनों बच्चे दुखी हो गए और उन्होंने घर से भाग जाने की प्लानिंग की। जैसे ही एस्था और रहेल रात को बाहर जा रहे थे, सोफ़ी भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी, इसीलिए वे उसे भी अपने साथ ले गए। फिर तीनों बच्चे एक नाव में बैठ गए और दूसरे किनारे पर स्थित एक उजाड़ घर की तरफ जाने लगे। लेकिन अचानक से नाव पलट गई और पानी में डूबने से सोफ़ी की मृत्यु हो गई। मार्गरेट और चाको कहीं घूमने गए हुए थे। जब वे घर वापस आए तो सोफे पर रखे हुए सोफ़ी के शव को देखा। उसे देखकर वे दोनों घोर दुख में डूब गए। एस्था और रहेल अभी गायब ही थे। बेबी को चामा ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। वह पुलिस स्टेशन गई और सोफ़ी की मृत्यु के लिए वेलूथा को जिम्मेदार ठहराया। उसने झूठ बोल दिया कि वेलूथा ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। सोफ़ी को तो मार कर नदी में फेंक दिया था। लेकिन एस्था और रहेल अभी भी वेलूथा के कब्जे में है। इसके बाद पुलिस वालों का एक दल वेलूथा को खोजने निकला। उन्होंने उसे ढूंढकर बहुत बेरहमी से पीटा। उनके मारने का वास्तविक कारण जातिगत था। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि दलित होकर उसने ऊंची जाति की महिला अम्मू से प्यार करने की हिम्मत कैसे की। वह उसे अपनी औकात में न रहने का सबक सिखाना चाहते थे। जब वेलूथा अधमरा हो गया तो उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन पुलिस को एस्था और रहेल उसके साथ नहीं मिले। कुछ और खोज करने के बाद दोनों बच्चे उजाड़ पड़े घर में मिले। उन्होंने बताया कि वेलूथा ने उन्हें किडनैप नहीं किया था,
बल्कि वे तो अपनी मर्जी से वहाँ आए थे। और सोफ़ी की मृत्यु नाव पलटने से हुई थी, क्योंकि सोफ़ी को तैरना नहीं आता था। सोफ़ी को वेलुथा ने नहीं मारा। यह सुनकर थानेदार के होश उड़ गए। थानेदार को अचंभा हो गया। उसे पता था कि वेलुथा कम्युनिस्ट है, उसका कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है। अगर उसकी पार्टी के लोगों को पता चल गया कि वेलुथा को बेवजह मारा गया है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। थानेदार ने बेबी कोचामा को खूब डांटा, फटकारा और झाड़ा और कहा कि इस सब की वह जिम्मेदार है, क्योंकि उसी ने झूठ बोला था कि वेलुथा ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। अब इस सिचुएशन को संभाले, वरना उसे झूठ बोलने के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। यह सुनकर बेबी कोचामा बहुत घबरा गई। उसने दोनों बच्चों को मैनिपुलेट करना शुरू किया। उसने कहा कि पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि सोफ़ी की मृत्यु उन दोनों की वजह से हुई थी। उनकी माँ को भी जेल हो जाएगी। इससे बच्चे बहुत डर गए। फिर बेबी कोचामा ने आगे कहा कि अगर खुद को और अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो सबको यही बताना कि वेलुथा ने उन्हें किडनैप कर लिया था, और यह भी बताना कि वेलुथा ने ही सोफ़ी की हत्या की थी। बेबी कोचामा दोनों बच्चों को डरा धमकाकर मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन उसी रात वेलुथा की पुलिस की पिटाई के कारण आई चोटों की वजह से जेल में ही मृत्यु हो जाती है और सब लोग शुक्र मनाते हैं। लेकिन उधर अम्मू आत्मगलानी की आग में जल रही थी। उसे लग रहा था कि वेलुथा की निर्मम हत्या की जिम्मेवार वही है। सोफ़ी की फ्यूनरल हो जाने के बाद अम्मू पुलिस स्टेशन जाती है और थानेदार को कहानी का असली सच बताती है। वह कहती है कि वह वेलुथा से सच्चा प्यार करती थी और वेलुथा ने कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, जैसा कि बेबी कोचामा ने झूठे आरोप लगाए थे। लेकिन थानेदार अम्मू के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है, क्योंकि वह भी जातिगत संकीर्णता से ग्रस्त था। वह उसे एक दलित से प्यार करने की वजह से चिनाल कहता है और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करता है। वह अम्मू से कहता है कि समाज में अब उसकी कोई इज्जत नहीं करता है, इसलिए आगे से हमेशा अपना मुंह बंद रखे। अपमानित होकर अम्मू रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। उधर घर पर बेबी कोचामा चाको को भड़काने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अम्मू के थाने जाने से कहीं उसकी पोल न खुल जाए। वह चाको को विश्वास दिलाती है कि सोफ़ी की मौत की असली जिम्मेवार अम्मू थी, क्योंकि अगर वह वेलुथा से प्यार न करती तो यह सब क्यों होता, और अब उसके पुलिस के पास जाने से पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर चाको गुस्से में भर जाता है। वह अम्मू को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और एस्था को उसके बाप के पास कलकत्ता भेज देने के लिए कहता है। इसके बाद एस्था कलकत्ता चला जाता है। वहाँ वह एक बहुत ही खामोश लड़का बन जाता है, जो किसी से बात किए बिना सिर्फ अपना काम करता था। वह अपनी माँ को दोबारा कभी नहीं देख पाता है। अम्मू और रहेल बहुत ही तंगहाली में जीने लगते हैं। अम्मू अक्सर बीमार रहती थी। अब वह जीना ही नहीं चाहती थी, मानो जिंदगी से उसका मोह भंग हो गया हो। कुछ साल बाद ही अम्मू की मृत्यु हो जाती है। उस समय वह केवल 31 साल की थी। रहेल तरह तरह की नौकरियां करके अपना ज़िंदगी गुजारा करती है। वह साथ साथ पढ़ाई भी करती है और एक दिन आर्किटेक्ट बन जाती है। इसके बाद वह लड़के से शादी करके अमेरिका चली जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद उसका तलाक हो जाता है। जब एस्था और रहेल 31 साल के हो जाते हैं तो अयमनम केरल में दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। अभी भी दोनों बचपन की गिल्ट और ग्रीफ से भरे हुए थे। एक दूसरे से बात करके दोनों को लगता है कि आज तक ज़िंदगी में उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला ही नहीं है जो उनके इमोशंस को समझ सके, और वे दोनों कितने अधूरे रह गए हैं। रात को वे दोनों साथ लेटे हुए बातें करते हैं। वे अपनी माँ अम्मू और वेलुथा के प्यार के बारे में भी बातें करते हैं और सोचते हैं कि अगर जातिवाद न होता तो उनकी और उनकी माँ की ज़िंदगी इतनी दुख से भरी हुई न होती। यह समाप्त होती है कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।